दानिश कुरैशी जी, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं हम संविधान में कही गई बात को आगे रख रहे हैं। धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं हो सकता है, और आप वहां पर अगर तेलंगाना में ऐसा आरक्षण दे रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। दानिश जी देखिए रूबिका जी, मैं तो शुक्ला साहब से एक ही बात पूछना चाहता हूं कि आर्टिकल 341 में स्पेसिफिकली मुसलमानों को और ईसाइयों को उस वक्त की कांग्रेस की सरकार ने क्यों एक्सक्लूड कर दिया, और वर्तमान कहलाती क्या कहते हैं देश की हितैषी मोदी सरकार ने अब तक उसे बहाल क्यों नहीं किया। अगर आप उस पर बहाली कर देते तो ये हालात ही नहीं बनते। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। मामू के लिए तो सब आप तेलंगाना में तो आप देख रहे हैं कि हम तो साफ तौर पे खुले मन से काम कर रहे हैं किसके साथ में और किसके विरोध में। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जो आपको समूचे तेलंगाना में नजर आ रहे हैं। पूरे देश में उनकी राजनीति एक ही है। मुझे बताइए कि क्या बदलाव है उस पॉलिसी में। आप संविधान की बात करते हैं तो 341 में जो नोटिफिकेशन इश्यू कर रखा वो पाबंदी लगा रखी है, मुझे बताइए कि क्या वो संविधान का हनन नहीं है? क्या शुक्ला जी उस पे क्या कहेंगे? पूछिए उनसे, जवाब नहीं होगा उनके पास। दिलीप मंडल जी कुछ कहना चाह रहे हैं और उसके बाद मेरे बाकी मेहमान। प्रेम जी मैं आपका रुख करूंगी। दिलीप जी। कुरैशी जी ये बताइए कि मुसलमानों का आरक्षण चाहिए क्यों? ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण मिल रहा है, ओबीसी का आरक्षण मिल रहा है, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिल रहा है, तो मुसलमानों को कौन सा आरक्षण चाहिए जिसके लिए आप बात कर रहे हैं? और अगर आप बात करेंगे शेड्यूल कास्ट में आप आना चाहते हैं, मान लीजिए कुरैशी जी कि आप ऐसी जाति के हैं जिसके साथ आपके साथ छुआछूत का व्यवहार होता है, आपको मंदिर में घुसने में वो मारते पीटते हैं, आपको घोड़ी से उतार देते हैं, मूंछ आपकी काट देते हैं, मान लेते हैं कि मुसलमानों में ये सब जातिवाद गंदे तरीके से चल रहा है। तो अगर ये चल रहा है तो इसके लिए क्या आपका कोई क्लेम था आज़ादी के आंदोलन के दौरान? बाबा साहब ने तो आंदोलन किया, उन्होंने पूना पैक्ट किया। आप लोग का कौन सा आदमी था जो आंदोलन कर रहा था? आपको क्यों चाहिए? और आपको तो गरीबी दूर करनी है, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, अगर गरीबी दूर करनी है तो मनरेगा में जाइए, आप जनधन खाता खुलवाइए, 5 किलो अनाज लीजिए। मतलब गरीबी उन्मूलन के 50 तरीके हैं। क्या कोई रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन है आपके पास? कुरैशी जी मान लीजिए आप जो आपकी जाति है, मान लेते हैं आप सैयद हैं, आप क्या अंडर रिप्रेजेंटेड हैं? आपको आरक्षण चाहिए क्यों क्या करेंगे आप आरक्षण का? मतलब कहाँ आपको दिक्कत क्या है? ओके कुरैशी जी 30 सेकंड्स एंड देन आई मूव ऑन। हाँ देखिए, सबसे पहले तो मैं कुरैशी हूँ। कुरैशी का जो काम है वो कसाई खाने से जुड़ी। ओबीसी में आप ऑलरेडी होंगे ना? बताइए, सुनिए आप ओबीसी में होंगे ना, तो ओबीसी आरक्षण लीजिए, मजे कीजिए। इंटरप्ट मत करिए। आप बोल रहे थे, मैं खामोश था, सुन लीजिए। अब सवाल यहाँ आके ये खड़ा है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करे जाए तो उनके पास तो एक भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान कोई है। अगर हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात आए तो दानिश कुरैशी उस सीट पे क्यों नहीं लड़ सकता जिस सीट पे आप लड़ सकते हैं? बताइए आप। ये क्या संविधान का हनन नहीं है? बीजेपी के साथ सेटल कीजिए ना कि आपको क्यों वो नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप आरक्षण क्यों घुसना चाह रहे हैं? हम संविधान के आधार पर सेटल करेंगे, बीजेपी से क्यों करेंगे? क्यों करेंगे बीजेपी? आप ये बताइए 1950 का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर तो बाबा साहब उस समय लॉ मिनिस्टर थे, उस समय उन्होंने कहा कि शेड्यूल कास्ट के अंदर आप नहीं आ सकते हैं। अरे सुनिए मेरी बात, कहां छुआछूत हो रहा है? नोटिफिकेशन तो नेहरू की सरकार ने इश्यू किया था। हाँ, उसमें बाबा साहब लॉ मिनिस्टर थे। नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन है। मैं इसीलिए तो आपको कह रहा हूं ना कि आप मुझे ये बताइए कि मुसलमानों का पूरे देश में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है, जिसकी जवाबदेही हमारा देश संविधान करता है, बताइए मेरे हक के जो वायलेशन हो रहे हैं उसके आप क्या कहेंगे? एक सेकंड सुनिए ना, ये तो आसान तरीका आप लोग अपना रहे हैं ना। अभी शुक्ला जी ये बता रहे हैं कि उस वक्त की स्थिति जो देखी गई थी उसमें इस स्टेट के मुसलमान तो बड़े सेठ किस्म के मुसलमान हुआ करते थे। वहां हैदराबाद के मुसलमानों को कोई कमी पेशी थोड़ी थी, और आज भी कोई कमी पेशी थोड़ी है। किस बात का आरक्षण आपको चाहिए? आरक्षण मिलता है उनको जिनकी जो संपूर्ण रूप से या एक अच्छे तरीके से बाकी सारे लोगों के बीच में नहीं जा पाते हैं। समोदी यादव है, चाहे वो मस्जिदों में आपको जाने से रोका जा रहा हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाने से रोका जा रहा हो, नौकरियों में। आपको एक आईटी पार्क चाहिए, क्यों चाहिए भाई मुसलमानों को? और वहां पे हिंदू काम नहीं करेगा तो इस लिहाज से तो किसी भी हिंदू फैक्ट्री में जिसका मालिक हिंदू है वहां पे मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए। फिर आप कहेंगे हाँ है मुसलमानों के साथ गड़बड़ी हो रही है, क्यों होना चाहिए?
आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे क्यों नहीं बोल पा रही, क्यों घबरा रही हैं आप? मुझे ये मैं बताइए। कहाँ घबरा रही हूँ? मुसलमान मैं तो सीधे सवाल पूछ रही हूँ आपसे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक बताइए आप। चलिए बताइए आप अरे तो आपकी गलती है ना, प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन कहाँ है? आप मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए, कि मुसलमानों का पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है, क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? बताइए तो आप। संविधान का अपमान है कि नहीं है? अनंत विजय जी, नाउ द डिबेट इज ओपन। सुना आपने क्या कह रहे हैं कि हमें तो भाई दानिश कुरैशी उस शब्द का इस्तेमाल कीजिए बार बार। किस पे हम लोग कतरा रहे बात करने से? प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन चाहिए, इनको कैसे मिलेगा भाई? ऐसे थोड़ी होता है, ये कहाँ प्रावधान है? रिप्रेजेंटेशन। अनंत विजय, 13% मुसलमान है इसलिए 13% सांसद होंगे, ये नियम कहाँ पर है? मैं तो इनकी इस सोच को सुनकर हैरान हूं कि अब विभाजन की विभीषिका झेलने के बाद ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। विभाजन देश का इसी आनुपातिक जो प्रतिनिधित्व की मांग ये कर रहे हैं, इसी सोच के अंतर्गत और इसी सोच के आधार पर भारत के 2 टुकड़े हुए थे। अब भी अगर AIM के प्रवक्ता उसी सोच की बात कर रहे हैं तो मुझे हैरानी हो रही है कि इस देश में इतना झेलने के बाद, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ हिंदुओं ने झेला, मुसलमानों ने भी उतना ही झेला, और ये बिल्कुल संविधान सम्मत बात योगी आदित्यनाथ ने कही है। और इनको अगर आरक्षण की मांग करनी थी, मुझे प्रसन्नता इस बात पे होती कि अगर ये कहते कि मुसलमानों का जीवन स्तर अच्छा किया जाए, उनकी शिक्षा बेहतर की जाए, उनके लिए नौकरी और रोजगार के अवसर किए जाए। क्या आवश्यक है कि मुसलमान MLA MP और पंचायत में बनेंगे तभी उनका उत्थान होगा? ये मुझे बड़ी अजीब सी सोच लगती है और ये संविधान के खिलाफ की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक पूरा जो राइट टू इक्वालिटी है, अगर उसके हर अनुच्छेद को देखें 14 से लेकर, तो कहीं मुस्लिम आरक्षण की बात नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मुझे जो लगता है कि अगर आप आरक्षण की मांग करते हैं तो कहीं ना कहीं OBC समुदाय और SC ST समुदाय की जो हिस्सेदारी या उनका जो सामाजिक उत्पीड़न हुआ, उन्होंने जो झेला, या उनके सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने की जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसको बाधित करने का प्रयास आप कर रहे हैं। क्योंकि ये बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है हमारे संविधान में और इसकी पूरी व्याख्या की गई है। और दिलीप जी ठीक कह रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना है या जो उन्होंने व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था के खिलाफ जाने का प्रयास भारत के वो मुसलमान क्यों कर रहे हैं जो पढ़े लिखे माने जाते हैं? अरे आप अच्छी पढ़ाई की मांग करो, अच्छे अवसर की मांग करो, आरक्षण से क्या मिलेगा आपको? ओके आनंद जी, मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर। आकाश मुनि भी हमारे साथ बने हुए हैं, अवनीजेश अवस्थी जी भी हमारे साथ है। आकाश मुनि, तुष्टीकरण मतलब किसी तरह उस वोट बैंक को रिझा दो और उस वोट बैंक को ये सोचने का वक्त ही मत दो कि ये हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं या ये हमारे लिए सुसाइड बॉम्बर्स की तरह काम कर रहे हैं। देखिए, मैं 2-3 पॉइंट रखना चाहूंगा। ये जो पर्टिकुलर डिबेट है, ये हिंदू और मुस्लिम का है नहीं, ये रिजर्वेशन का डिबेट है नहीं। ये डिबेट है कि ना कि कैसे एक चुनावी रणनीति अपनाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ताकि ना कि वो रिझाया जाए हिंदुओं को और बोला जाए कि ना कि देखो ये जो बिल है वो हिंदुओं का अगेंस्ट में है, मुसलमानों को ये रिजर्वेशन दे रहे हैं।